कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स, इन्फॉर्मेटिवली योर्स एफएम रेनबो। मैं हूं आपके साथ स्वाति, और जैसा कि अभी अभी आपने सुना, ये शुरुआत थी हमारे एक बहुत ही खास प्रोग्राम की, आकाशवाणी की खास प्रस्तुति मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम। सुनते हैं इसे आप हर मंगलवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो पर। हम ले आते हैं आपके लिए G20 से जुड़ी हुई सारी जानकारी। हम सभी जानते हैं कि G20 जो कि दुनिया का एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, और उसकी अध्यक्षता इस साल भारत के पास है। तो 2023 G20 इंडिया का साल है, और G20 इंडिया से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। यदि आपके पास है कोई भी फीडबैक हमारे कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, तो आप हमें मेल कर सकते हैं feedbackfmrainbow@gmail.com पे। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि G20 का आधे से ज़्यादा सफ़र जो है वो पूरा हो चुका है, और ये सफ़र आकाशवाणी के साथ साथ आपने भी तय किया है। और G20 का ये जो सफ़र है, इसमें बहुत से पड़ाव आए, बहुत से माइलस्टोन्स आए हैं, और अब जो समय है वो है आउटकम्स का, वो है रिजल्ट्स का। और उन रिजल्ट्स को हम देखना भी चाहते हैं, हम सुनना समझना भी चाहते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट सीधे तौर पे हम सभी को प्रभावित करते हैं। तो G20 इंडिया 2023 से जुड़ा है हमारा ये खास प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम। सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 एफएम रेनबो पर। आज हम जिस विशेष अतिथि से बात करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर सब्यसाची साहा। आप हैं फ्रॉम द थिंक टैंक RIS दिल्ली, एंड यू आर ऑल्सो द को चेयर ऑफ थिंक 20 टास्क फोर्स 3। डॉक्टर साहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमारे लिसनर्स भी जानना चाहेंगे थिंक 20 के बारे में, कि आप टास्क फोर्स 3 से जुड़े हुए हैं, तो हमें उसके बारे में बताएं कि ये क्या है। आपने सही मायने में G20 का जो महत्व है वो श्रोताओं के सामने रखा है। और भारत जैसे हमारा जो प्रेसिडेंसी रहा है, अध्यक्षता रहा है G20 का, वो काफ़ी हद से बहुत नई चीज़ों की विस्तृत जो डिस्कशन उसमें हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि हम पैंडेमिक से अभी उभरा है, दुनिया में कई तरह की समस्याएं अभी भी चल रही है। तो G20 और भारत की अध्यक्षता का एक बहुत बड़ा महत्व है। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में ही बताए थे इट वुड बी एन एक्शन ओरिएंटेड, तो आपका कहना यह भी सही है कि आउटकम्स पे अभी ध्यान दिया जाए कि हमने हासिल क्या क्या है इसमें। थिंक 20 एक एंगेजमेंट ग्रुप है। सारे बातचीत गवर्नमेंट्स के बीच नहीं हो सकते। आपको लार्जर सिविल सोसाइटी को, जो एकेडमिक्स हैं, जो थॉट लीडर्स हैं, कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, एंगेजमेंट ग्रुप्स जो हैं, ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन है उसको सप्लीमेंट करते हैं आइडियाज़ के साथ। और जो कुछ समस्याएं हैं जिसमें हमें बाकी लोगों से सलाह लेने का ज़रूरत है, तो ये प्रोसेस में थिंक टैंक 20 और थिंक 20 जो है, इसमें एकेडमिक्स, थिंक टैंक लीडर्स, थॉट लीडर्स, ये जो आइडियाज़ संभाले हुए हैं, हाँ, जो चिंतन का भंडार है, तो थिंक 20 वो रोल प्ले करता है। इसका सीधा संपर्क G20 के ऊपर है। G20 प्रोसेस को, आइडियाज़ के रिफॉर्म प्रोसेस में, बहुत चीज़ों में ये सहायता मिलता है थिंक 20 प्रोसेस से। जी, थिंक 20 डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट ग्रुप है, जैसा कि आपने हमें बताया है। और थिंक 20 का असर जो है, मैं कह सकती हूँ, जितना मैं समझ पाई हूँ, कि G20 के सभी डिमेंशंस पे जो है, जितने भी एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, उन सभी के ऊपर जो है वो पड़ता है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारा ओवरऑल जो एक गोल है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, और हर लेवल पे एक सस्टेनेबिलिटी लाने का जो एक प्रयास है वो विश्व का ये बहुत बड़ा ग्रुप मिलकर कर रहा है। तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की बात आती है, तो G20 इंडिया के तहत क्या इश्यूज रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि सफ़र जो है वो आधा गुजर चुका है, तो अब आके इन डेलिब्रेशंस के, मीटिंग्स के, इस सभी चिंतन प्रक्रिया के क्या आउटकम्स हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, अभी जैसे G20 एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इंडिया का प्रेसिडेंसी समझने के लिए पहले क्या प्रोसेस हुआ है G20 में, वो समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि हाल ही में हम पेंडेमिक को देखे हुए हैं, उनका जो एडवर्स इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी पे, लाइव्स पे, लाइवलीहुड्स पे, वो भी समझ चुके हैं। तो
खास करके सऊदी प्रेसिडेंसी, उसके बाद इटालियन प्रेसिडेंसी, फिर इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी, सारे जगहों पे हमने फोकस इसी चीज़ पे रखा कि पैंडेमिक का जो रिकवरी है वो कैसे हम करें, कलेक्टिवली इसको कैसे रिस्पॉन्ड करें इस क्राइसिस को। उसके बाद थोड़ा हम देखेंगे तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी खराब होते चले गए। तो इंडिया का सामने एक बहुत बड़ा चुनौती ये था कि सारे लोगों को लेते हुए फिर से हम दोबारा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कैसे बढ़े, क्योंकि अभी जो क्लाइमेट क्राइसिस हमारे सामने है, इनइक्वालिटीज़ की जो समस्याएं हैं, सारे कंट्रीज में डेट और फाइनेंसेस की भी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो उसमें इंडिया ने सस्टेनेबिलिटी को आगे रखा, ताकि सस्टेनेबिलिटी कोई एक अलग मकसद नहीं है, सारे कामों का हम जो कर रहे हैं वर्क स्ट्रीम्स का कन्वर्जेंस है सस्टेनेबिलिटी। उसीलिए वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, हम चीज़ों को अलग से नहीं देख सकते। ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर इंडिया ने किया और बहुत मतलब ठोस कदम उसमें लिए जा रहे हैं। जी, आपने बताया कि बहुत से ठोस कदम लिए जा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि इस विषय पे हम और ज़्यादा बातचीत करें और ज़्यादा इलाबोरेशन में चाहूँगी कि आप दें। आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो, और G20 से जुड़ी तमाम जानकारी जो आप जानना चाहते हैं वो आपको मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए। नाम है इसका मिशन G20 एंड ऑफ कोर्स हमारा भी गोल वही है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं और जो G20 के गोल्स हैं उसी के साथ जुड़े हैं हम सभी के गोल, अपने अपने इंडिविजुअल लेवल से जुड़े हैं लेकिन जुड़े हुए हैं। इसीलिए ज़रूरी है इस बारे में जानना, इसीलिए ज़रूरी है इस बारे में बात करना। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, FM रेनबो की और आकाशवाणी की बहुत ही खास प्रस्तुति, जिसे आप सुनते हैं हर मंगलवार को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ रेनबो पर। जी हाँ, FM रेनबो जो रहता है आपके साथ हमेशा। और ये प्रोग्राम खासतौर पर G20 पर आधारित है और हम सभी जानते हैं कि G20 के तहत लगातार बहुत सारे इंगेजमेंट ग्रुप्स हैं जो काम कर रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, डेलिब्रेशंस हो रही हैं, फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा सफ़र जब हमारा गुजर गया है। ऐसे में एक लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी इस सफ़र के दौरान। हमने आपको बताया कि किस तरह से कोई भी एंगेजमेंट ग्रुप जो है वो अलग अलग लेवल की मीटिंग्स करता है, और आखिर में जो मीटिंग होगी उसमें उन सभी मीटिंग्स का एक निचोड़ निकाला जाएगा, उसका एक समरी निकाल के उसके ऊपर एक एक्शन प्लान जो है वो तय किया जाएगा। बात कर रहे हैं हम डॉक्टर सब्यसाची साहा से, जो है थिंक टैंक RIS दिल्ली से, एंड ही इज़ ऑल्सो द को चेयर ऑफ थिंक 20 टास्क फोर्स 3। और थिंक 20 की जब मैं बात करूं, जब डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे उसके बारे में, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे शरीर के बहुत से अंग होते हैं मगर सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर होती है ब्रेन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मुझे लगता है कि थिंक 20 जो है वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आइडियाज़ का इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि दुनिया में जो समस्याएं हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म है। तो हमें लॉन्ग टर्म सोच की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म एविडेंस को देखते हुए हमारा पॉलिसीज़ जो है, एक्शन जो है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए, कम्युनिटीज़ को क्या करना चाहिए, और होल ऑफ सोसाइटी को क्या करना चाहिए, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें आइडियाज़ की, एविडेंस की, फ्रेमवर्क्स की बहुत ज़रूरत होता है, और थिंक 20 वो काम करती है। अभी आपको, अगर आपका अनुमति हो तो मैं थोड़ा बहुत बताऊं कि इंडिया का जो थिंक 20 है उसमें कई नए विषयों में चर्चा हो रही है। उसमें एक ऐसा विषय है जो इंडिया ने सामने रखा है, जैसे मैंने बोल रहा था कि सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी ब्रॉडर सेंस में सिर्फ गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट इज़ अबाउट अ बॉटम्स ऑफ अप्रोच। उसमें लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो इंडिया का एक कंट्रीब्यूशन है, इसमें हम बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा एक्शंस हो वो प्रो एनवायरनमेंट हो, प्रो प्लैनेट हो। तो इसमें कई तरह के चेंजेस की ज़रूरत है। उसमें इंस्टीट्यूशंस के बदलाव ज़रूरत है, इकोनॉमिक सिस्टम्स के बदलाव का भी ज़रूरत है। उसमें हमें वैल्यू सिस्टम्स को भी, मतलब कैसे हम जो वैल्यूज़ की बात करते हैं वो भी इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ जाए, एथिक्स भी इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ जाए, और ओवरऑल हम सोसाइटी के वेलबींग की तरफ जाए। उसका जो हम GDP का ग्रोथ इतना हमारा बहुत अच्छा है अभी इस वक्त, सारे दुनिया में देखा जाए तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रायोरिटाइज तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आगे बढ़े, तो उसके ऊपर जो चर्चा है, भारत ने नई दिशा दिखाई है। वही बात हम थिंक 20 के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि G20 भी उस पे एक कदम ले और उसका भी एक एक्शन प्लान निकल के आए।
जी, और आउटकम्स का समय जो है वो आ चुका है और एक-एक करके ये सभी आउटकम्स जो हैं वो आपके आगे लेकर आए जाएँगे और ख़ास तौर पे हमारा ये प्रोग्राम जो कि G20 पर ही आधारित है, उससे जुड़ा हुआ है। इसमें हम आपको लगातार बताते भी रहेंगे कि इन मीटिंग्स में क्या कुछ हो रहा है और अब आके जब फाइनल मीटिंग्स का समय आ गया है, तो उसमें इस सारी चर्चा को लेकर क्या आउटकम्स जो है वो सामने आ रहे हैं। बात कर रहे हैं हम डॉक्टर सब्यसाची साहा से। ही इज़ फ्रॉम द थिंक टैंक RIS दिल्ली। ही इज़ ऑल्सो द को चेयर ऑफ थिंक 20 टास्क फोर्स 3। इस विषय में हम इनसे लेंगे और भी जानकारी। आप सुनते रहिए मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये खास प्रस्तुति आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पर मेरे यानी स्वाति के साथ, और बात कर रहे हैं हम थिंक 20 के बारे में। और थिंक 20 के बारे में हमने बहुत सारी बातें जानी, लेकिन आउटकम्स की भी तो बात कर रहे थे ना हम। जी हाँ, तमाम जानकारी जो है G20 से जुड़ी हुई वो सब हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। और अगर G20 से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है या कोई भी फीडबैक है तो आप हमें भेज सकते हैं feedbackfmrainbow@gmail.com पर। बात कर रहे हैं हम डॉक्टर सब्यसाची साहा से। ही इज़ फ्रॉम द थिंक टैंक RIS दिल्ली एंड ही इज़ ऑल्सो द को चेयर ऑफ थिंक 20 टास्क फोर्स 3। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आउटकम्स की जब हम बात कर रहे थे, तो अब समय जब आउटकम्स का है तो कहाँ किस किस इंगेजमेंट ग्रुप की जो है फाइनल मीटिंग्स हो चुकी हैं और क्या क्या आउटकम्स अब तक सामने आए हैं? ये समिट जो है G20 समिट हमारा जो है वो सितंबर में होने वाला है। तो अभी सारे जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हैं, डिफरेंट ट्रैक्स हैं, उसका जो फाइनल मीटिंग से होना शुरू हुआ है तो कि उसका आउटकम हमें मिलती रहे। एक जो है डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप जो हमारे सामने है, उनका मीटिंग हो चुका है, यानी कि मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग भी उसका हो चुका है। डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग, आपको जैसे पता है पिछले महीने वाराणसी में डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ है। उसमें मैं आऊँगा उसके बारे में कि आउटकम क्या है उसका, लेकिन थोड़ा बहुत मैं डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप के बारे में भी जानकारी दे दूँ और डेवलपमेंट एज एन इशू G20 में कैसे आया इसका भी मैं थोड़ा इतिहास बता दूँ। क्योंकि G20 सबको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर डील करता है, फाइनेंस को लेकर डील करता है। और जब एशियन क्राइसिस हुआ, फिर उसके बाद जो US यूरोप में बैंकिंग क्राइसिस से जो हम 2008 में लीडर्स लेवल पे G20 को एलिवेट किया गया। लेकिन फाइनेंस और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाहर जो डे टू डे इश्यूज हैं डेवलपमेंट के, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और काफ़ी जो इश्यूज हम साथ में लेके इकोनॉमी का जो पूरा रूप सामने आता है, इसका इम्पोर्टेंस तभी लोगों को नज़र में आया जब सोल में जब G20 का प्रेसिडेंसी हुआ 2010 में, जब डेवलपमेंट को अलग एक फाइनेंस के साथ साथ डेवलपमेंट को भी जो समान जो जगह है G20 के डिस्कशन में लाया गया, जो उसको हम सोल कंसेंसस बोलते हैं। और वहाँ से डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप का जो जर्नी है वो शुरू होता है। 2015 में आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाए गए पूरी दुनिया में। 2016 के बाद ये तय किया गया कि G20 कैसे एजेंडा 2030 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अचीवमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अचीवमेंट में कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, दोनों प्रोसेस का कैसे कन्वर्जेंस हो। उसमें डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप को ये मैंडेट दिया गया कि हर साल आप ठोस कदम लें, मॉनिटरिंग का आप जिम्मेदारी उठाएं कि G20 के सारे ट्रैक्स में SDGs को लेके क्या हो रहा है, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, फाइनेंसिंग कहाँ तक पहुंची है। तो सबका एक एक्शन प्लान 2016 से उसके बाद अभी तक का जितना भी प्रेसिडेंसी हुआ है, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप का जो मेन काम यही है कि मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क को संभाले रखना कि SDGs में क्या हम G20 का प्रोग्रेस है वो हम देख पाते हैं। इंडिया भी सिरे से एक नई लेंस से DWG को एक नया एजेंडा और मैंडेट दिया है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। जी, और जैसा कि आपने बताया कि ये जो एजेंडाज हैं, एक 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो कि UN ने दिया है, और ये बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं वो G20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऐसे में उनके जो एजेंडाज हैं, एक तरह से देखा जाए तो विश्व के तमाम संगठन, विश्व के इतने बड़े देश और विश्व का इतना बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा जब एक साथ जुड़ता है तो बहुत सी चर्चाएं होती हैं और बहुत से इफेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं, दुनिया को एक नई दिशा दी जाती है। जब ये डेवलपमेंटल वर्किंग ग्रुप की फाइनल मीटिंग जब हुई, यानी मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग जब हुई, तो उस समय प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है श्री जयशंकर जी, उन्होंने क्या कहा मैं आप सभी को सुनवाना चाहती हूँ।
we have approved unanimously two outcomes. One is a G20 action plan on accelerating progress in the Sustainable Development Goals. The second is a G20 high-level principles on lifestyle for sustainable development. So I think many of you आप लोग परिचित होंगे. Prime Minister had proposed how we should change our lifestyle. It was part of an initiative that we call LIFE. So these two outcomes were agreed to by everybody. The action plan put a very sharp focus on women-led development for achieving SDG goals. There was a commitment, how do we leverage data for development, because this is a digital era and there are many digital tools which can be used to advance development. Many of you are familiar. In India, in the last few years, we have shown how much of a difference digital apps and digitally driven programs can make in terms of public delivery of programs and goods. It also focused on human-centric economic growth and the sustainable finance for development, including through the reform of international financial institutions. So these were main aspects of the action plan. जी हाँ, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्शन प्लान, और इसका एक बहुत ही छोटा सा मैं कहना चाहती हूँ कि समरी जो है या हेडलाइन जो है वो अभी आपने सुना. हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयशंकर जी जो हैं वो आपको बता रहे थे कि किस तरह के डिसीजंस जो हैं वो लिए गए हैं, किस तरह का एक आउटकम जो है इस मीटिंग से लिया गया है. लेकिन ये तो एक सिनॉप्सिस था, लेकिन डिटेल्स जो हैं वो हम जान रहे हैं. हमारे साथ जो विशेष मेहमान उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में, उनसे बात कर रहे हैं हम. डॉक्टर सब्यसाची साहा से, ही इज़ फ्रॉम RIS दिल्ली एंड को चेयर हैं आप थिंक 20 टास्क फोर्स 3 के. इनसे हम ले रहे हैं जानकारी इसमें और भी ज़्यादा. तो डॉक्टर साहब हमें बताइए, जैसा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बता रहे थे, तो ये जो एक सिनॉप्सिस है इसमें डिटेल्स क्या क्या हैं? मैं इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ. 2016 में जैसे आपको बताया कि एक G20 एक्शन प्लान ऑन SDGs वो सामने आया, क्योंकि उस समय SDGs को अपनाया गया था. दुनिया भर में ये ज़रूरत था कि जो G20 कंट्रीज़ हैं वो क्या एक्शन ले रहे हैं. डेवलपमेंट बहुत जगह पे डेवलपिंग कंट्रीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबका योगदान से बनता है. तो इसलिए G20 का रोल इसमें बहुत अहम रहा, क्योंकि G20 जो इकोनॉमिक साइज के हिसाब से दुनिया में उनका इन्फ्लुएंस है, दे ऑल्सो कंट्रोल द पर्स इन सर्टेन सेंस. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कैसे सपोर्ट मिले, LDC कंट्रीज़ को कैसे सपोर्ट मिले, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ इनको सपोर्ट कैसे मिले, इसीलिए G20 एक्शन प्लान को उस समय अपनाया गया. लेकिन अभी देखिए, कोविड का ये जो महामारी दुनिया भर में हुआ, उसके बाद कई तरह के समस्याएं सामने आ गई. जो SDGs है वो क्राइसिस में चला गया, उसका बैकस्लाइडिंग हो गया बहुत जगह पे. तो अभी अगर 2030 तक हमें SDGs को पूरा करना है तो नई एनर्जी की ज़रूरत है, नई एक्शन की ज़रूरत है. तो भारत जो नई एक एक्शन प्लान, पुराने एक्शन प्लान को लेते हुए एक नया एनर्जी लाए हैं थ्रू दिस एक्शन प्लान ऑन SDGs, उसका कुछ आयाम है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. जी बिल्कुल, और हम सभी जानना चाहते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में. G20 पर आधारित हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पे, और G20 से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से. मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पर, और आज की बहुत ही ज़्यादा ख़ास बातचीत, और क्योंकि ये जुड़ी है थिंक 20 के साथ में और आउटकम्स के साथ में, तो हो जाती है और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब इस सफ़र का जो है ना वो आउटकम हमारे सामने आने जा रहा है. मंजिल जो है वो आंखों के आगे नज़र आ रही है. ये सफ़र जो पिछले 7 महीनों से हम लोग कर रहे हैं G20 इंडिया का, इस दौरान बहुत कुछ हुआ है और इसकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुँचाते हैं, इसकी गतिविधियाँ भी पहुँचाते हैं और इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं. लेकिन फिलहाल जब मंजिल की बात हो रही है तो कुछ मंजिलें जो नज़र में आ चुकी हैं उसमें है डेवलपमेंटल वर्किंग गोल्स, और उसका एक एक्शन प्लान जो है वो रेडी कर लिया गया है. थोड़ी देर पहले आपने सुना कि किस तरह हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं जयशंकर जी, उन्होंने एक सिनॉप्सिस, एक समरी जो है उसकी आपको दी. लेकिन ये एक्शन प्लान आखिर है क्या, और ये एक्शन प्लान किस तरह से जो है हम एक आम भाषा में या एक सीधे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे गेस्ट जो कि हैं डॉक्टर सब्यसाची साहा. डॉक्टर साहा, मैं चाहूँगी कि ये जो एक्शन प्लान की बात हो रही है इसको आप हमारे लिसनर्स को जो है वो समझाएं.
बिल्कुल, जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया कि फाइनेंसिंग एक बड़ा मुद्दा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। फाइनेंसिंग ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में फाइनेंसिंग की कमी है, हमें फाइनेंस को मैनेज करना है ताकि लोगों तक पहुंचे और डेवलपमेंट का जो सही इम्पैक्ट है वो हमें दिखे। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए हम क्या फाइनेंस कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सो हर एरियाज़ में फाइनेंसिंग इम्पॉर्टेंट है। बहुत जगह पे ये बोला जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत फाइनेंस है, बहुत जगह पे कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे डेट को लेके अभी काफ़ी दुनिया में काफ़ी देशों में प्रॉब्लम है। तो ये भारत ने ये सामने रखा कि ये G20 जो एक्शन प्लान है ये हमें ये दिशा दिखाए कि हम फाइनेंसिंग को कैसे रिमोबिलाइज करें, लोगों तक पहुंचाएं। ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं, भारत ने इसका लीडरशिप दिया। जनवरी में प्राइम मिनिस्टर ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट यहाँ पे हुआ है, उसका कई आउटकम्स निकले हैं। साउथ को साथ में लेते हुए, डेवलपिंग कंट्रीज को फोकस में रखते हुए ग्लोबल पब्लिक गुड्स को हम कैसे क्रिएट करें ताकि सभी उसका फ़ायदा ले सके। जो अभी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हुआ है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका भी फ़ायदा लोगों तक पहुँचे, ये इसका बाद एक्शन प्लान में किया जा रहा है। जो हमारे उन्नत देश हैं, जो डेवलपमेंट फाइनेंस देती है, जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें क्या रिफॉर्म चाहिए, SDG को अचीव करने के लिए हमें क्या करने का ज़रूरत है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस एक्शन प्लान में। डेटा फॉर डेवलपमेंट, उसका भी इश्यूज़ आया है। जस्ट ट्रांजिशन, उसका भी बात हम कर रहे हैं। लेकिन सबसे एक बड़ा मुद्दा जो मानता हूँ कि इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से सामने रखा है वो जेंडर इक्वालिटी का, ताकि सोसाइटी का जो चेंज आए वो वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू आए। इक्वालिटी ऑफ जेंडर जो हम बात करें तो इसमें भी हम एजुकेशन में जेंडर का क्या रोल है, हेल्थ में क्या रोल है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रोल है, यानी कि जस्ट ट्रांजिशन में भी क्या रोल है। तो आप वुमेन जो नारी शक्ति हम बोलते हैं, दुनिया भर में इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको हम बताएं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उसके अराउंड हम अगर ऑर्गेनाइज करें तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। और ये इंडिया का बहुत बड़ा एक लीडरशिप रहा है ये कुछ मुद्दों पे जो एक्शन प्लान हमारे सामने आया है। जी, बहुत सही कहा आपने। और इस एक्शन प्लान को जब हम प्रैक्टिस में उतारेंगे तो उसमें केवल गवर्नमेंट का रोल नहीं है, उसमें केवल वर्ल्ड बॉडीज़ का रोल नहीं है और दूसरे देशों का रोल नहीं है, उसमें रोल आता है आपका भी और मेरा भी और हम सभी का अपने अपने तौर पे इस चीज़ से जो है, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं, इन सभी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हम सभी को इसे अपनी डेली प्रैक्टिस में उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस समय बहुत ज़रूरी चाहिए। और आगे जो हम देख ही रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से मौसम जो है वो बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज किस तरह से ज़रूरी हो रहा है कि उसको एड्रेस किया जाए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सस्टेनेबिलिटी के बिना अब हमारा गुजारा नहीं है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी अपने इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज करें। ये सभी बातें नहीं, मैं बिल्कुल आपको लेक्चर नहीं दे रही हूँ, ये सभी बातें हमने अपने अलग अलग जो विशेष अतिथि हमारे कार्यक्रम में आए हैं, इस प्रोग्राम में आके उन्होंने इतनी जानकारी दी है, उन सभी ने इन चीज़ों पर जोर दिया है और यही जोर दिया जा रहा है G20 में। G20 से जुड़ी फिलहाल ताज़ा अपडेट्स मैं आप तक पहुँचाने जा रही हूँ। निशा आ गई हैं लेकर ताज़ा अपडेट्स, आइए जानते हैं उनके पास आज क्या खबर है। Hello listeners, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. The third Trade and Investment Working Group meeting is underway at Kevadia. The 3-day meeting is being attended by more than 75 delegates from G20 member countries, invitee countries, regional groupings and international organizations. The focus of the meeting is to build consensus on accomplishing action-oriented proposals put forward by the Indian presidency on global trade and investment-related issues. The 5 priority issues are trade for growth and prosperity, resilient trade and GVCs, integrating MSMEs in world trade, logistics for trade, and WT, logistics for trade and WTO reforms. Meanwhile, the third G20 Culture Working Group meet is also underway at Hampi, Karnataka. The Culture Working Group is working with delegates of the G20 members, guest nations and international organizations through an inclusive process of in-depth discussions. These deliberations aimed to reaffirm critical areas for collaborative action and to further develop tangible recommendations and best practices for sustainable development. And that's not all. Crime and security in the age of NFTs, AI and metaverse. This meeting is going to be held at Gurugram
in the forthcoming days. So that's all for now. It's me, Nisha Bharadwaj, signing off. And for more information, keep listening to Mission G20 Vasudhaiv Kutumbakam. मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम और G20 इंडिया, अगर मैं कहूँ तो G20 इंडिया 2023, इससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुँच रही है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। सुन रहे हैं इसे आप 102.6 FM रेनबो पर। और इस विषय में, इस चर्चा को अभी आगे और बढ़ाना है, क्योंकि अभी बात जो है वो पूरी नहीं हुई है, बात जो है वो अधूरी है। लेकिन ये बातें जो है ना, ये चलती रहनी चाहिए। और ये बातें जब चलती रहती हैं तो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कोऑपरेशन बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। और इसकी ज़रूरत ना केवल आपको और मुझको है, बल्कि विश्व स्तर पर भी सभी को है। और यही काम कर रहा है G20। जी हाँ, दिल धड़कने दो और नए नए विचार जो हैं उसे आने दो, क्योंकि जब नए विचार आते हैं तो ही नई राहें और नई दिशाएं खुलती हैं, सोच का दायरा बढ़ता है, नई डायमेंशंस जो है वो खोले जाते हैं। और साथ नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा आसमान जो है ना, उनमें उड़ान भरी जा सकती है। G20 भी ऐसा ही कर रहा है। G20 का ये जो वैश्विक समूह है, ये हमारे लिए नए नए आयाम खोज रहा है, हमारे लिए नई दिशाएं खोज रहा है, और किस तरह से जो एग्जिस्टिंग रास्ते हैं उस पर चलना आसान बनाया जा सकता है, वो काम भी कर रहा है G20। और G20 ने बहुत से सफ़र जो हैं वो तय कर लिए हैं, और अब उसकी जो मंजिलों की जो एक फहरिस्त जो है वो शुरू हुई है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सब्यसाची राहा, और इनसे हम जानकारी ले रहे हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, उसका एक जो बहुत बड़ा सा विजन है, उसके बारे में इनफैक्ट अब मैं इनसे जानना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक एक्शन प्लान के बारे में हमने बताया अपने लिसनर्स को। हम सभी जानते हैं कि DWG यानी कि डेवलपमेंटल वर्किंग ग्रुप की जो है वो एक आखिरी मीटिंग मिनिस्टीरियल लेवल की आ चुकी है। तो अब वो क्या कलेक्टिव विजन है जिसको लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं? जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये दुनिया भर का जो अपने सामने गोल्स हैं कि हमें इकोनॉमी में सुधार करना है, लोगों की ज़िंदगी में सुधार करना है, लोगों तक जो फूड, हंगर, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, सारे एनवायरमेंटल गोल्स, सारे कुछ पूरे करने हैं। लेकिन ये सब जो पूरा करना है, ये मकसद के तौर पे तो ठीक है, लेकिन हम करें क्या? तो इसमें जो भारत का हम जो बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, जो हम अपने तरह से अगर कुछ करते हैं तो दूसरे को फ़ायदा मिलता है। और ऐसा भी है कि दुनिया का जो डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं कि सबका साथ, यानी कि लीव नो वन बिहाइंड, ये करने के लिए सबको कलेक्टिव एक्शन लेने का ज़रूरत है। तो उसमें ये वन फैमिली जो अप्रोच है, तो अभी इसमें G20, जब इंडिया का G20 हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि ये वन फ्यूचर भी है, और ये वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम। इसके साथ साथ हमें और भी एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है कि हम जो हमारा अनसस्टेनेबल एक्शंस हैं, बहुत दिन से हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है वो कहीं ना कहीं बहुत एक्सट्रैक्टिव है, उसमें नेचर को बहुत क्षति हुई है। हमारा जो डेवलपमेंट का अंडरस्टैंडिंग है उसमें कहीं ना कहीं हम नेचर की बात, फिर ह्यूमैनिटी के लार्जर ऑब्जेक्टिव्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो उसमें इंडिया जो विश्वगुरु हम बोलते हैं, उसमें जो आइडियाज़ देने के लिए जाना जाता है, उसमें लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो कि प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था, सो लोगों के सामने वो था। तो ये अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, उसमें जो इनर कंट्राडिक्शंस आ गए हैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को हम कभी कभी उसका एक ट्रेड ऑफ देखने को मिलता है। तो इसको एलिविएट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा एक्शंस उसको बेनिफिट करे, SDGs को बेनिफिट करे, कन्वर्जेंस लाए। तो उसमें लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एक बहुत सही दिशा है, और उस पर अभी इंडिया ने बहुत सक्सेसफुली बाकी G20 कंट्रीज के साथ मिलके एक कुछ गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स सामने लाए हैं, ताकि वो ना केवल हमारा जो इंडिविजुअल एक्शन है उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल एक्शन है उसको भी गाइड करे। उसमें क्लाइमेट डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट को अलग नहीं माना जाए, एक साथ देखा जाए। उसमें लोगों का बेसिक नीड्स पूरा हो, उसमें सस्टेनेबल कंजम्पशन, लाइफस्टाइल, हमारा बिहेवियर चेंज कैसा है, हमारा प्रोडक्शन सिस्टम्स को कैसे चेंज करना है। लाइफ इकोनॉमी की अगर बात करें तो नए तरह के हमें जो एंटरप्राइजेज हैं उनको सोचना चाहिए। स्किल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो वैल्यू चेन्स की बात करते हैं, उसमें भी बदलाव लाने का ज़रूरत है। साथ साथ ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन को साथ में लेके चलना है, हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स को साथ में लेके चलना है, कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, फाइनेंसिंग को भी एक इंटीग्रेटेड
तरीके से देखा जाना चाहिए, ताकि सारे लोग जो इकोनॉमी हम बात करते हैं कि जो सही काम कर रहे हैं, जो सही बिजनेस मॉडल कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं उनके तरफ नहीं जाके जो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ हैं उसके तरफ रुख करे, उसके लिए फाइनेंसिंग कैसा हो, और दुनिया भर में इसके ऊपर एक कंसेंसस बने, इसके ऊपर एक कॉम्पैक्ट बने। वहीं से निकल के आया है ये जो प्रिंसिपल्स आए हैं वाराणसी से, लाइफस्टाइल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन बहुत है। जी, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, जी हाँ, ग्लोबल से लोकल और लोकल से इंडिविजुअल, और ये 2 वे स्ट्रीट्स हैं, ये बिल्कुल भी 1 वे नहीं है, और इस सभी में रोल है हम सबका, और हम सभी के साथ साथ पूरे विश्व का, और हम सबको मिलकर ही इस विश्व को बेहतर बनाना है, आगे आने वाले सोसाइटी को, आगे आने वाले समय को जो है वो बेहतर करना है, और साथ ही क्लाइमेट चेंज को भी रोकना है। देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम सभी के कंधों पर, और इन सब में हमारा सभी का रोल है। ऐसे में एक बड़ा विजन जो है वो आपको छोटी छोटी डिटेल्स देता है, और आप उस छोटी छोटी डिटेल को जब अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो वाकई में LIFE वाला जो गोल है ना, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसको हम पूरा कर सकते हैं। आज हमने बात की डॉक्टर सव्यसाची साहा से। ही इज़ फ्रॉम RIS दिल्ली विच इज़ अ थिंक टैंक, और साथ ही आप को चेयर हैं थिंक 20 टास्क फोर्स 3 के। डॉक्टर साहा, आज आपने बहुत सारी जानकारी और एक बहुत बड़ा विजन जो है G20 का जो है वो आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। हमने बात की डॉक्टर सव्यसाची साहा से, और इसी तरह हर हफ्ते हम आपके लिए ले आते हैं एक और एक्सपर्ट जो है जुड़े होते हैं G20 के साथ में। G20 इंडिया 2023 ये एक बहुत बहुत बड़ा इवेंट है, और बहुत ज़रूरी है हमें इसकी सिग्निफिकेंस को समझना, इसके महत्व को समझना, और बहुत ज़रूरी है कि अगर हो सके तो इसके साथ हम जुड़ भी सकें। जुड़ने के तमाम रास्ते भी हम आप तक पहुँचाते हैं, और उसके साथ साथ हम आप तक पहुँचाते हैं इससे जुड़ी तमाम जानकारी हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए, जिसे आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर। फिलहाल आज का समय था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत, और आप सुनते रहिए FM रेनबो। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।